स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स में हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स में और दूसरा पार्ट होगा हमारा हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक्स आसान है, थोड़ा हाइड्रोडायनेमिक टफ हो सकता है ना कंपैरेटिवली, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ोगे चैप्टर को तो आपको इसका चैप्टर का समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी इसका हो जाता है आसानी से। क्लियर है बात। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है जो फ्लूइड है, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड किस पे है बेटा? रेस्ट, है ना। फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा, जबकि हाइड्रोडायनेमिक में फ्लूइड इज मूविंग, इसमें मूव करेगा। तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, हाइड्रोस्टैटिक्स में, हाइड्रोडायनेमिक में। तो पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रेशर से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे हम इसमें प्रेशर। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? जैसे कि मान लिया ये कोई एरिया है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो सकता है बता सकते हो आप? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसे पास्कल भी बोल सकते हैं, है ना। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला यदि हम देखें तो बेटा न्यूटन का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है? एम ए एल टी माइनस टू, और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो जाता है प्रेशर। ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या होता है? ये देख लो आप कि मान लिया ये हमारी सरफेस है और इस सरफेस पे ये एरिया है, ये हमारा एरिया है, और हमने इस पे फोर्स एफ लगा दिया, ऐसे करके फोर्स एफ लगा दिया, और ए क्या है? एरिया। तो जो प्रेशर होगा जो कि स्केलर क्वांटिटी है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर हो जाता है। ये है आंसर इसका। समझ में आई बात? करो कॉपी तेजी से। वेरी गुड, सही है भाई। देखो मैं आपको एक सवाल कराता हूं, जैसे कि बोर्ड पे देखो, फाइंड प्रेशर। प्रेशर निकालना है अपने को, है ना। एग्जांपल ही कराते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये ड्रम है और ड्रम में लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड, ऐसे करके। और ड्रम का मास तो नेग्लिजिबल है, लेकिन इसकी जो एरिया है ना, रेडियस दे रखी है इसकी, ड्रम की रेडियस कितनी है? मान लिया 0.5 मीटर दे रखा है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो रो है, और 5 इंटू 10 की पावर 3 डेंसिटी यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब दे रखी है। बिल्कुल सही बात है। और जो इसकी हाइट है बेटा ये h, जो h है ये 3 मीटर दे रखा है। आई बात समझ? तो इस फ्लूइड की वजह से यहां पर जो प्रेशर होगा, फाइंड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर ये प्रेशर निकालना, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। चलो
कितना प्रेशर होगा भाई, बोर्ड पे देखो। प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, है भाई। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें सॉल्यूशन देखो यहां पे किस तरीके से। क्या आप मेरे को यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ऐसे जो फोर्स लग रहा है, किसका फोर्स लगेगा बेटा, इस पूरे पूरे लिक्विड का फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, अगर जो मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो नीचे जो फोर्स लगेगा एफ, वो कितने बराबर होगा, एमजी के। क्यों भाई, होगा नहीं होगा एमजी के बराबर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर नहीं बता सकते आप, जैसे ही मान लिया ये है, अब मैं इसमें फोर्स लगाऊं एफ, तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो बोर्ड पे देखो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा सा ध्यान से देखो, फोर्स कितना होगा, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। mg अपॉन ए लिख लो, ए को ए लिखा रहने दो। अच्छा, अब ये बताओ, अगर जो मास m है और इसकी हाइट h है, तो क्या बेटा मास m बता सकते हो आप। तो जो मास होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन जी इंटू एरिया। और पे देखो, जो ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम, यदि हाइट h है और इसका एरिया a है, तो v फॉर वॉल्यूम, कोई बता सकता है इसका वॉल्यूम कितना होगा। जो वॉल्यूम v होगा a इंटू एच, हाँ a इंटू एच। पाई आर स्क्वायर को छोड़ो, पाई आर स्क्वायर तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, रेडियस का कोई यूज ही नहीं होगा। a इंटू एच, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो a इंटू एच इंटू रो जी हो जाएगा। बोलो एरिया, ये रहा। तो प्रेशर कितना होगा, h रो जी। नहीं आई बात समझ में। तो प्रेशर जो डिपेंड करता है वो इसके एरिया पे निर्भर कर ही नहीं रहा, समझ में आई बात। वो किस पे निर्भर करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, उसकी डेंसिटी पे और ग्रेविटेशनल पे, जी पे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, h रो जी, है ना। एक तो ये फॉर्मूला आ गया कि यदि कोई लिक्विड हाइट h हो और उसकी डेंसिटी रो हो, तो उसका प्रेशर जो होगा उसके बॉटम पे वो h रो जी के बराबर होगा। एक तो कॉन्सेप्ट हमने इससे ये कर लिया। दूसरा, हम इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू h, कितना दे रखा है h, 3 मीटर। वेरी गुड। डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 5, ये है 5 इंटू 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू या तो 9.8 ले लोगे आप, या 10 ले लेता हूं मैं, तो कितना हो गया, 15 इंटू 10 की पावर 4, 1.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज प्रेशर। ये बात है। ओके ओके, एक मिनट। तो इसमें आप लिख सकते हो, क्या लिख लो यहां पे पॉइंट बना के, देयरफॉर इट इज क्लियर। लिखो बेटा, देयरफॉर इट इज क्लियर, देयरफॉर इट इज क्लियर द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, the pressure depends upon the height of liquid column. The pressure depend upon height of liquid column.
प्रेशर डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, है ना, प्रेशर डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जांपल लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करती है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पी नॉट इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है। ये तो बात अलग है। साथ में, है ना, तो ये तो ध्यान रखना, इसे हम डिराइव भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आप देखो, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल क्या आपको बता देता हूं कि मैंने ये बताया कि जो प्रेशर होता है वो लिक्विड कॉलम की हाइट पे निर्भर करता है, ना कि उसके एरिया वेरिए पे, है ना। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक टब है, खूब बड़ा टब है या समुद्र है या कुछ भी है, चलो मान लिया सी है। क्या है ये? सी, है ना, ये है सी। सी मतलब सागर, है ना, ये सागर है। और मान लिया ये है 1 किलोमीटर डेप्थ है इसकी हाइट। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोड है। तो आप इसके बॉटम पर, ये बॉटम है, बॉटम पर प्रेशर निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे? देखो कि प्रेशर जो है, प्रेशर जैसे नीचे जाएंगे, यहां पर प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो ये इसकी हाइट h है, तो यहां पर प्रेशर ऑन बॉटम, प्रेशर एंड बॉटम कितना हो जाएगा बेटा? पी नॉट प्लस एच रो जी। क्या ये बात समझ में आती है भाई आपको? पी नॉट प्लस एच रो जी। यानी कि अगर जो आप नीचे की ओर चलोगे, किधर की ओर चलोगे? नीचे की ओर चलोगे, तो प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? यदि आप h नीचे चलोगे तो प्रेशर h रो जी बढ़ जाएगा। या आप इससे उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि आप ऊपर की ओर चलोगे तो प्रेशर में कमी होगी। कितनी कमी हो जाएगी बेटा? h रो जी की कमी हो जाएगी। वैसे मैं इसका आंसर निकाल लेता हूं अभी पहले, फिर बताऊंगा। पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इतना लिखते हैं, आप इसे लगभग 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, है ना, मतलब लिख सकते हैं जितना क्वेश्चन में दिया हो उतना लिखो, नहीं तो h कितना है बेटा? h है इसमें 1000 मीटर। बिल्कुल सही बात है, 1000 मीटर। रो डेंसिटी होती है 10 की पावर 3, सही है बात। और जी की वैल्यू हो जाएगी 10 मान लेते हैं। चलो 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में तो ज्यादा ही हो जाएगी। आप इसे क्या मान लो? इसे आप 10 मीटर मान लो बेटा। सागर को छोड़ दो, फिर थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, है ना। 10 मीटर मान लो आप इसे। हाइट को कितना मान लेंगे? 10 मीटर। तो इसके 10 मीटर ये कोई वेसल है ना। सागर को छोड़ो, वेसल को पकड़ो। वेसल में 10 मीटर हाइट तक ऊपर पानी भर दिया आपने, तो h हो जाएगा 10 मीटर और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3। तो देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, है ना। दिस इज द आंसर। तो नीचे जाते हैं तो प्रेशर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हाँ भाई, कॉपी कर लिया बच्चों?
बोलो भाई। यस सर। चलो ये बात है। हाँ, तो आप ये देखना कि जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर में वृद्धि होती है और ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर में कमी होती है। वैसे तो ये थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब अधूरा कॉन्सेप्ट है, मैं पूरा लिखाऊंगा इसे। आप ये बना लो, जैसे कि मान लिया ये लिक्विड कॉलम है, इसमें क्या भरा हुआ है, मान लिया इसमें पानी भरा हुआ है ना भाई। पानी की डेंसिटी कितनी है, रो। डेंसिटी कितनी है इसकी, रो। रो वाटर। क्लियर है बात। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, h। अगर जो यहां प्रेशर एट ए, प्रेशर कितना है, प्रेशर इज Pa, देन बी पे प्रेशर कितना होगा, देन एट बी, भाई प्रेशर बता सकते हो कितना होगा, प्रेशर एट बी बताना बेटा। पीबी बराबर, पीबी पीए से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताओ। बड़ा होगा है ना। कितना होगा बड़ा, पीए प्लस एच रो जी, पीए प्लस एच रो जी, ये हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम ऊपर चलते हैं, यदि हम ऊपर चलते हैं तो जो प्रेशर एट ए होगा वो पीबी से थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, माइनस एच रो जी। पीए पर कम होगा पीबी से, ऊपर चलेंगे माइनस एच रो जी, इस तरीके से है ना। इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। दूसरी बात ध्यान में देखो कि अगर जो मान लिया ये हॉरिजॉन्टल है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ना, एक दूसरा पॉइंट बनाएंगे यहां पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल इन फ्लूइड, इन फ्लूइड, फ्लूइड at rest, pressure is same at all point। हाँ भाई, B D C, D पर प्रेशर, B पर प्रेशर और C पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और किसके बराबर होगा पता है आपको, PA प्लस एच रो जी के, PA प्लस एच रो जी, PA प्लस एच रो जी। PA प्लस एच रो जी, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए भाई। एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर विल बी सेम, द प्रेशर विल बी द सेम। हो गया भाई, यस सर, जी सर। इस पॉइंट को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं, है ना। मान लिया इस तरीके से यहां पे एक फ्लूइड, एक लिक्विड कॉलम ये है, इसके बाद एक लिक्विड कॉलम इस तरीके से है ना, और लिक्विड कॉलम फिर
ये हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है, ऐसे करके यूं और यूं करके यूं, है ना। और फिर लिक्विड कॉलम हमारे पास किस तरीके से थे, इस तरीके से, ये है। और यहां पे हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया बेटा, पानी भर दिया इसमें, ऐसे करके यूं, ऐसे पानी भर दिया, है ना। यहां पे पानी भर दिया सारे में, ऐसे करके यूं। जब आप पानी भर दोगे, बोलो, तो जो भी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, है ना, जैसे ये है, यहां तक पानी भरा है, इसमें ऐसे बना लेना, यहां तक पानी भरा है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो पॉइंट होंगे, जैसे ए, बी, सी और डी, ये हम यहां पे कहें ई, एफ, जी और एच, ये तीनों सारे एक लेवल पर हैं और ये सारे एक लेवल पर हैं, है ना। और हाइट क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हाइट एच है, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर एट ए, प्रेशर बी, सी और डी क्या होगा, बराबर होगा। एंड प्रेशर एट ई, एफ और ई, एफ, जी और प्रेशर एट एच सेम होगा। जबकि इन दोनों में प्रेशर, अगर जो मैं यहां मान लिया पी डैश है, पी है, और यहां पे कितना है, पी डैश, तो जो पी डैश होगा वो पी प्लस एच रो जी के बराबर होगा। ये है, जैसे नीचे चलते हैं हम, नीचे चलते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, या ये भी कह सकते हो कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ भाई, हो गया बच्चों, जी सर। करो करो, कॉपी करो। अंकित हो गया बेटा, हाँ कर, कॉपी कर। हो गया भाई, समझे, वेरी गुड। तो इस तरीके से है ना, ध्यान से देखो। दूसरा, ये तो हो गया हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स मतलब कुछ ज्यादा खास चीज है नहीं, बस ऐसे ही देख दिया शक्ल बना करके, और क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो है प्रेशर नीचे की ओर बढ़ता जाता, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम होगा, और जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखो कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन इस प्रकार का है, जैसे होता ना पतीली, पतीली बोलते हैं या कुछ भी पोट बोल दो, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ऐसे, सही है वही बात, पानी भरा हुआ है। मान लिया यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी नॉट, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है क्या बात?
अब बोर्ड पे देखो, एक पॉइंट यहां पर है, ये है 1, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट कितना है भाई, एक पॉइंट है यहां पर 2 है ना, और एक पॉइंट है मान लिया 3। मान लेते हैं इस पॉइंट की हाइट कितनी है h1, इस पॉइंट की हाइट कितनी है हमारे पास h2, इस पॉइंट की हाइट कितनी है हमारे पास h3, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, यहां पर जो प्रेशर होगा भाई उसकी शेप पे निर्भर नहीं करता, जो प्रेशर एट P1 होगा वो कितना होगा P0, डेंसिटी कितनी है रो, व्हाट इज रो, इज द डेंसिटी। नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बेटा P0 प्लस H1 रो जी, यहां पे प्रेशर लगेगा। दूसरी बात, जब प्रेशर यहां लगेगा तो जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस सरफेस को ही, इस सरफेस पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, थर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्स्ट, है ना। देयरफॉर फोर्स will act, force acted, ऐसे करते हैं, force acted at point 1 is called thrust। इसे क्या बोलते हैं बेटा, थर्स्ट बोलते हैं, THURST, थर्स्ट। कैसे लगेगा थर्स्ट, इस तरीके से, यहां पे लगेगा थर्स्ट, यूं, है ना। यहां पे जो थर्स्ट लगेगा वो ऐसे लगेगा। थर्स्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां प्रेशर तो इतना हो गया, प्रेशर P2 पे कितना हो जाएगा P0, और हाइट कितनी है इसकी नीचे की ओर h रो जी, h2 रो जी, क्लियर है। इसी तरीके से P3 जो लगेगा यहाँ पे, थर्स्ट यहाँ पे ऐसे लगेगा, है ना, यहाँ पे इस तरीके से लगेगा थर्स्ट, ऐसे फोर्स लगता रहता है, तो वो हो जाएगा P0 प्लस H3 रो इंटू जी, ये है। तो थर्स्ट लगता है, थर्स्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वेरी गुड, कॉपी कर दो इसे। जुबैर हो गया भाई, मिस्टर जुबैर, चलो अब देखो प्रेशर। अच्छा ये बताओ, मान लिया यहां पर लिक्विड है, ये लिक्विड है, हाइट h है, यहां प्रेशर P0 है, और यहां मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, पॉइंट A पर प्रेशर कितना बताओगे आप, P0 प्लस H रो जी बताओगे, बिल्कुल बता दोगे, रो इज द डेंसिटी। क्लियर है क्या बात। मान लेते हैं, माना G0 हो जाए, यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस में, बोलो ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, G0 है, यहां पर प्रेशर मान लेते हैं P0 है और ये H है, यहां मान लिया पॉइंट A है। बताओ भाई कितना होगा प्रेशर, बता सकता है कोई बच्चा, A पर प्रेशर, ग्रेविटी फ्री स्पेस में प्रेशर P0 कितना हो जाएगा P0। वेरी गुड, कैसे देखते, एक तो इससे ही पता लग रहा है, किससे पता लग रहा है, इससे G0 हो जाएगा तो P0 प्लस H रो G, G0 हो गया, इसका मतलब 0। यानी जो बच्चे प्रेशर है, बोर्ड पे देखें यहाँ पे, अगर जो मैं अपना हाथ ले लूं और इस पे
रोड रखूं ऐसे करके, तो मेरे हाथ पे प्रेशर लगेगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था, प्रेशर था इसका mg, फोर्स अपॉन एरिया, जो कि h rho g आया था। अगर जो मान लिया ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, मान लिया g नहीं है, तो जब मैं इसे यहां रखूंगा, क्या ये मेरे हाथ पे बल लगा सकती है? अबे mg नहीं लगेगा तो फोर्स कैसे लगेगा, तो प्रेशर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब कि जो प्रेशर है वो निश्चित रूप से g पे निर्भर करती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जीरो हो जाएगा तो प्रेशर में चेंज भी जीरो, और g यदि कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, g यदि बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? कॉपी कर लो, इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हो आप, देयरफॉर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. If g increases, pressure will increases. If g decreases, pressure will decreases. कॉपी कर लो तो बता देना भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब मेरे को बता दो, जैसे कि मैं तुम्हें लिफ्ट के सवाल करा देता हूं पहले, जैसे एनएलएम में ध्यान करो, यदि ये लिफ्ट है और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, और यहां पे कोई मास m है नहीं, चलो पहले एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट है, क्या है लिफ्ट, और ये रुकी हुई है और mg है, तो कितना फोर्स लगेगा इस पे mg? आप यहां खड़े हो, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये अभी रुकी हुई है, एक्सेलरेशन 0 है, तो आप देखोगे mg से नीचे आएगा m मास की बॉल, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? g होगा, समझे। लेकिन अगर जो लिफ्ट, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऐसे इधर बनाते हैं थोड़ा, एक्सेलरेशन कितना है? 0। अब ये लिफ्ट जो है इस तरीके से है और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, लिफ्ट, तो आप यहां खड़े हो, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो यदि आप देखोगे तो इस पे फोर्स कितना लगता है? mg प्लस ma। कितना लगेगा बेटा? mg प्लस ma। नहीं आई बात समझ में? तो इसका जो g फैक्टिव होता है, g फैक्टिव कितना हो जाएगा? mg फैक्टिव इज इक्वल टू mg प्लस ma, यानी कि mg प्लस a अपॉन mg फैक्टिव, और m से m कट गया, और g फैक्टिव कितना होगा बेटा? g प्लस a। ध्यान रखना है आपको भाई, ये मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन में कई बार करा चुका हूं कि यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g प्लस a। इसी प्रकार से यदि लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आती है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा किसका? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। हाँ भाई, कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू g माइनस ए। क्लियर है क्या बात? g प्लस ए और g माइनस ए। हाँ, अगर जो सबसे पहले वाले केस में लिफ्ट रुकी हुई है तो g इफेक्टिव कितना होगा इसमें? g ही होगा। ये रुकी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है।
ओके सर। सही है भाई, ये है। तो अब मेरे को आप बता सकते हो, है ना, जैसे कि हम क्या कर देंगे कि जैसे बर्तन है, बर्तन को रख देंगे किसमें, लिफ्ट में, ये रखा, मान लिया ये बर्तन है ऐसे करके, और इसमें पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है बेटा पानी, हाइट एस तक भरा हुआ है मान लेते हैं। और पहले केस में लिफ्ट क्या है, ये लिफ्ट है, और एक्सेलरेशन इसका कितना है, 0। आप यहां देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पे प्रेशर निकाल लोगे, नहीं भाई, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो जब रुकी हुई है तो जो A पर प्रेशर आएगा वो P नॉट प्लस H रो G आएगा, यह इसी तरीके से। हाँ भाई, जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलेगी, ऐसे चलेगी, तो मेरे को ये बता दो कि यदि इसमें आपने बर्तन रख रखा है और उसमें जो हाइट h है ना, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई? A एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चल रही है लिफ्ट, P नॉट प्लस हाँ H प्लस ये तो जी। हाँ, P नॉट प्लस H रो G इफेक्टिव। लेकिन यदि लिफ्ट ऊपर जाए एक्सेलरेशन A से, H रो G इफेक्टिव दिस इज इक्वल टू H रो G प्लस A हो जाएगा। बोलो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रेशर जो है बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा भी बना लेना इसके बराबर में, यदि एक्सेलरेशन ए से नीचे आए और ये लिफ्ट है और इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, है ना, यहां ए, तो जब आप प्रेशर ए पे बताओगे तो P नॉट माइनस प्लस H रो G माइनस ए, यहां पे क्या है, P नॉट, ये खुला हुआ है ऊपर, H है हाइट, ए से नीचे जा रही है, क्या लिफ्ट, क्या लिफ्ट। बोलो, हाँ भाई हो गया। देखो इक्विप्रेशर लाइन, इक्विप्रेशर लाइन क्या होती है, बता सकते हो बेटा इक्विप्रेशर लाइन क्या होगी? वेरी गुड। जैसे कि मान लिया ये है, ये डिब्बा है और इस डिब्बे को आप ऊपर ले जा रहे हो एक्सेलरेशन ए से, है ना, तो जब एक्सेलरेशन ए से ले जाओगे, मान लिया डिब्बा खुला हुआ है, तो इन पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इन पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इन पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर अगर जो फोर्स देखोगे इस वाले लिक्विड के ड्रॉप पर, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो जो इक्विप्रेशर लाइन है वो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है ना। प्रेशर लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the net to the G effective and
every point present on it has under same pressure हर पॉइंट पे, यदि यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो यहाँ P3 है ऐसे। और G इफेक्टिव कैसे होगा? इस तरीके से होगा, इक्विप्रेशर लाइन। आई बात समझे? सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा? नीचे की ओर। यदि G इफेक्टिव किधर है? नीचे की ओर। G इफेक्टिव कितना है इसमें बेटा? G इफेक्टिव है G+A, तो यानी कि प्रेशर P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ये बात है। दीज आर इक्विप्रेशर लाइन। कैसी लाइन है बेटा? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कैसी लाइन है? इक्विप्रेशर लाइन, इक्विप्रेशर लाइन ऐसे। और G इफेक्टिव जो होगा वो इनके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। G इफेक्टिव। अरे बहुत गर्मी है यार। हाँ भाई, हो गया भाई। ये है। तो अभी तो हमने लिफ्ट को क्या किया था? ऊपर नीचे ले गए थे। मान लेते हैं हमारे पास ये टैंकर है, पानी का टैंकर, इसमें पानी भरा हुआ है। ये बोलो, तो ये बताओ, ये रुका हुआ है। क्या है ये? रुका हुआ है। या वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो या रुका हुआ हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। समझे? तो मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे होगा? ए, बी, सी या डी? कहां पर होगा बी? बताओ सबसे ज्यादा प्रेशर। ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा? बता दो भाई। टैंक है, और ये टैंक, ये पानी है, ये पहिया है, ये पहिया है, ये चल रहा है। v वेलोसिटी से चले या रुका रहे, कहने का मतलब एक्सेलरेशन 0 है अभी इसका। बताओ ए बी सी डी में किस पॉइंट पर प्रेशर जो होगा सबसे ज्यादा होगा? बता दो। कहां पे? सी पे या डी पे या बी पे या ए पे? और सी पे? बेटा सी पे भी तो सेम ही होगा। ये क्या इक्विप्रेशर लाइन? किस प्रकार से बनेंगी इसमें इक्विप्रेशर लाइन? बता सकते हो? यहां बनाना देखो। जब ये रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो यदि यहां पे ड्रॉप को छोड़ोगे या इस लिफ्ट के अंदर छोड़ोगे, तो वो mg फोर्स इस पे नीचे लगेगा और वो नीचे आएगा। कितने एक्सेलरेशन से आएगा? g से। तो g से एक्सेलरेशन आएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g ऐसे है। तो लाइन, इक्विप्रेशर लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ये होगी। यानी कि ये होगी, यानी कि इन हर एक लाइन पर प्रेशर तो अलग अलग होगा, लेकिन जैसे हम इधर जाएंगे प्रेशर विल इंक्रीज। ऐसे जाएंगे। ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, तो प्रेशर सी और प्रेशर डी बराबर होंगे और सबसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने लिखाया था नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन की, क्योंकि नेट जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में प्रेशर क्या है? बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है। आई बात समझ में? और सबसे कम कहां पर होगा भाई? ये रहा, ए पे। सबसे कम कहां पे होगा? सबसे कम होगा ए पर। ये
दीज आर इक्विप्रेशर लाइन, लिख लेना बेटा आप, है ना। व्हाट आर दोस? इक्विप्रेशर लाइन, इक्विप्रेशर लाइन, इक्विप्रेशर लाइन। इक्विप्रेशर लाइन, टेंसर। ठीक है बेटा, सही हुई। लेकिन अब मैं तुम्हें शीट में तो शायद दिया हुआ है, जिन्हें नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको एक टफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, है ना, जो मतलब काफी टफ है नहीं। जैसे कि अच्छा मेरे को आप ये बता दो, यहां पे रफ में बता दो, रफ में लिख लेना। यदि आपने एक लिया, ये ट्रॉली ले ली और आपने इसे एक एक्सेलरेशन ऐसे चला दिया, तो ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या ऐसे लटका रहेगा, या इसमें कितने फोर्स लगेंगे पेंडुलम पे बताओ? मास m है इसका, दो लगेंगे। एक तो लगेगा क्या mg और एक लगेगा ma। तो पता है क्या हो जाएगा, ये घूम घाम के यहां पे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ना, यूं यहां से ऐसे, और थीटा एंगल बना लेगा। यहां पे लगेगा mg और यहां लगेगा ma। बोलो, एक लिख भी देंगे। यदि मैं रस्सी काट दूं, मैंने एनएलएम में भी सिखाया था, यदि मैं रस्सी काट दूं तो ये जो पेंडुलम है ये किधर भागेगा? ये इधर भागेगा। कितने एक्सेलरेशन से भागेगा बता सकते हो भाई? इधर की ओर एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो। रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी इफेक्टिव। ये बात समझ में आती है नहीं? ऐसे जैसे कि मान लो बोर्ड पे देखो इधर, अगर जो ये खड़ी थी, अगर जो मैं एक m ड्रॉप को छोड़ूं तो नीचे क्या जाएगा? एक्सेलरेशन g से जाएगा। लेकिन अगर ये चलने लगे a एक्सेलरेशन से और आप लिफ्ट में खड़े हो, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बता रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो नीचे नहीं जाएगा ये। आप इसे छोड़ोगे तो ये आपकी तरफ आएगा इधर की ओर, कितने एक्सेलरेशन से? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। नहीं आई बात समझ में? ये तो यानी कि बोर्ड पे देखो, अगर जो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा है, मान लियो ऊपर है ये ऐसे, इसमें ऐसे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसमें, और आपने इसे एक्सेलरेशन ऐसे चला दिया, ये क्या है? वाटर। तो बताओ क्या होगा? बोलो, पानी का इक्विप्रेशर लाइन कैसे होंगी और पानी की शेप कैसे हो जाएगी? बताओ भाई। बोलो। पीछे से उठ जाएगा, पीछे से उठ जाएगा। देखो यहां पे जब ये यूं चलने लगेगा ना एक्सेलरेशन ऐसे, तो जैसे मान ली ये था, तो अभी तो पानी पे ऐसे बल लग रहा है, अभी बताया था ना, यूं बल लग रहा है, यू नीचे की ओर। लेकिन जैसे ही आप इसे एक्सेलरेशन ऐसे यूं चलाओगे तो पानी की बूंदों पर एक तो mg पहले से ही लग रहा था, एक a ऐसे लगेगा। समझे ये बात? तो इस पे नेट फोर्स, जब ये a नहीं था, चलो मैं दो चित्र बना देता हूं, a 0 था, तो फोर्स कैसे लगेगा इन पे बेटा? mg। फोर्स कैसे लगेगा इन लिक्विड पे? ऐसे ही तो लगेगा। बोलो, यूं लगेगा। तो इक्विप्रेशर लाइन कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। लेकिन अगर जो आप इसे ट्रॉली को, जिसमें पानी में, ये बना लेना, जब ये पानी चलेगा आगे की ओर, समझ में आई बात? तो क्या होगा? इन पर फोर्स ऐसे ऐसे लगने लगेगा, यूं करके। नहीं आई बात समझ में? ऐसे फोर्स लगने लगेगा। जब फोर्स इसमें ऐसे लगने लगेगा
तो ये पानी जो है ना, ये पानी जो है पीछे गिर जाएगा, और ये पता है कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसकी शेप। नहीं आई बात समझ में? पानी कहां कहां पे होगा, पानी की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बोलो ऐसे। तो इस पे जो नेट फोर्स हाँ, नेट फोर्स कैसे लगने लगेगा, ऐसे लगने लगेगा, ऐसे। तो इक्विप्रेशर लाइन कैसे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इक्विप्रेशर लाइन, ये हो जाएंगी इक्विप्रेशर लाइन। ये क्या है, इक्विप्रेशर लाइन, इक्विप्रेशर लाइन। तो जैसे मान लिया ये है पानी की सरफेस, यहां पे तो क्या हो जाएगा, यहां पे तो हवा बन जाएगी, फिर ये भी आई बात समझ में? इसे ऐसे लगा लो, चाहे आप आगे से थोड़ा यू, पानी पीछे निकल जाएगा, इसमें से भरा हुआ पानी, समझे, ये भरा हुआ पानी निकल जाएगा, और पानी की शेप ऐसे हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, सबसे ज्यादा प्रेशर इस केस में कौन से वाले पॉइंट पे होगा, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे, बताओ भाई। ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, कहां होगा भी सबसे ज्यादा प्रेशर? सर सीडी का, सीडी का, सी पे जा। अबे चाचा, ये डी है, ये सी है, ये है इक्विप्रेशर लाइन। देख यहां पे, अब की बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू है, तो ये इक्विप्रेशर लाइन है, आई बात। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। इस केस में इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि C और D का प्रेशर है सेम। अब की बार यदि आपने इसे एक्सेलरेशन ए से ऐसे चला दिया, तो इक्विप्रेशर लाइन कौन सी हो जाएंगी, ये, यानी A पर और B पर, यह है P1, यानी कि इस लाइन पर सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम। इस लाइन पे प्रेशर क्या होगा, सेम। इस लाइन पे क्या होगा, सेम। और सबसे इधर की ओर चलने पर प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किस पे, डी पे। और ए और बी पे सेम होगा, प्रेशर ए और प्रेशर बी सेम होगा। नहीं आई बात समझ में इक्विप्रेशर लाइन का कॉन्सेप्ट? अंकित, जुबैर, हाँ, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन की तरफ, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन की तरफ प्रेशर बढ़ता जाता है। इसमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे था, जब पानी को छोड़ोगे ना, पानी को इसमें छोड़ोगे तो पानी नीचे जाएगा, जब इसमें पानी को छोड़ोगे तो पानी ऐसे जाएगा। तो इधर नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इस पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रेशर है, ये है बात। समझे? तो ट्रॉली में जब एक्सेलरेटेड ट्रॉली होगी तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे होगा, इस पॉइंट पे, है ना। मतलब ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, पहली बता रहा हूं मैं, है ना। ये है मतलब मेंस में, है ना। नीट वीट में भी पूछा गया होगा कभी ना कभी, तो बहुत साल होते हैं, अब 10-20 साल का तो पता रहता अपने को, है ना। बोर्ड पे देखो, जैसे एससी वर्मा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लिया घड़ा है, ऐसे घड़ा है और ये पानी भरा हुआ है इसमें, ऐसे पिक्चर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सागर, PITCHER, क्या बोलते हैं इसे, पिक्चर, पिक्चर। चलो ठीक है, मान लिया घड़ा है, अब ये घड़ा रखा है, समझे, और घड़ा एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर किस वाले पॉइंट पे होगा, बताओ। ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, बताना भाई सबसे ज्यादा प्रेशर किस वाले पॉइंट पे होगा, ई पे होगा। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सेलरेशन ऐसे चलेगा
एक्सेलरेशन ऐसे चलेगा तो इस पे जो बल लगेगा नेट एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ऐसे करके नेट एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा और ये होंगी इक्विप्रेशर लाइन, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही और ये रहा। समझ में आई बात? ये रहा। तो इधर की ओर चलने पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा इधर की ओर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस पॉइंट पे होगा। कब? जब एक्सेलरेशन से चलेगा। क्लियर है क्या बात? ठूस ठूस के बनाए, मान लिया इसमें ढक्कन भी लगा रखा है ना, तो पानी बाहर भी नहीं निकल सकता। कॉपी कर लो भाई। ई पे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि नेट एक्सेलरेशन किधर है? इधर की ओर है, तो फोर्स जो लगेगा इधर की ओर से ही लगने चालू करेगा, इधर से यूं करके, यूं, है ना। जैसे इस पे नेट फोर्स ऐसे है, जैसे नेट फोर्स अभी इधर देख, अगर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो ये किधर जा रही है? नीचे जा रहा है। किसी भी कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो प्रेशर जो होगा जी की तरफ बढ़ता है, इफेक्टिव जी की तरफ। किधर बढ़ता है? इफेक्टिव जी की तरफ। तो प्रेशर यूं बढ़ेगा, तो प्रेशर यूं बढ़ेगा। ये होंगी इक्विप्रेशर लाइन, ये P1, सब पे प्रेशर P1, सब पे प्रेशर P2, सब पे प्रेशर P3। इन पॉइंट्स पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन पॉइंट्स पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। और ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर में से कौन बड़ा होगा? इधर बढ़ेगा, इधर की ओर। तो सबसे लास्ट पे तो यही आ रहा है, ई पॉइंट, इसलिए ई पे जाता है। जी सर। समझे? ये यस सर। अब देखो, ये तो होगा प्रेशर वगैरह की बात, ऐसे करके, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जैसे मान लिया ये वो है, ट्रॉली है, ऐसे करके, है ना। ट्रॉली है, तो जब आप इसे एक्सेलरेशन ऐसे चलाओगे तो इसमें जो लिक्विड की शेप है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। बताया अभी, सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, डी पे, P मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। ये तो बात अलग है। मान लेते हैं हमें ये बताना है कि एंगल जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना, ये लेयर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, है ना। फाइंड थीटा, ऐसे क्या? फाइंड थीटा। बोर्ड पे देखो, हम इसे कैसे करेंगे? जैसे कि मान लिया यहां पे प्रेशर तो एटमॉस्फेयर है, यहां पे तो यहां पे प्रेशर कितना है? P नॉट, और यहां भी कितना है बेटा? P नॉट ही होगा ना। यहां पर प्रेशर कितना होगा? P नॉट, P नॉट, P नॉट नहीं होगा, अबे एयर है। इन पे प्रेशर सेम, इन पे प्रेशर सेम, सही है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट है, ऐसे करके बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ऐसे, सही है भाई। ये प्रेशर है, तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसकी हाइट h मान लूं और इसे मैं L मान लूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लूं, तो अगर जो मैं नीचे चलूंगा, नीचे तो नीचे एक्सेलरेशन क्या है? इधर की ओर, G इफेक्टिव। तो यदि मैं इसे PA मान लूं तो A पर जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट, और नीचे जाने पे H रो जी। बोलो, H रो जी। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि प्रेशर यहां पे P नॉट है, बोर्ड पे देखो भाई, अगर जो P नॉट है तो एक्सेलरेशन A की वजह से उसके विपरीत दिशा में प्रेशर बढ़ेगा, तो इससे भी कितना हो जाएगा? P हो जाएगा P नॉट प्लस L रो A। इधर की ओर प्रेशर बढ़ेगा A की वजह से, L रो A, और PA क्या है? बराबर है। समझ में आई बात? ये दोनों बराबर हैं,
तो इसका मतलब एच रो जी और एल रो ए दोनों इक्वल है, डेंसिटी इज डेंसिटी, एच जी इज इक्वल टू एल ए। तो टेन थीटा कितना होगा इसमें, जो टेन थीटा होगा वो होगा एच अपॉन एल, और एच अपॉन एल की वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन जी, ए अपॉन जी, ये आ जाता है ए अपॉन जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। क्लियर है क्या बात, समझ में तो नहीं आया होगा, यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कॉपी कर लो, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। आगे सर। हाँ मैं बताता हूं, अभी काफी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कॉपी कर लो तो बता देना। जब ये ट्रॉली आगे चलती है तो टेन थीटा बराबर ए अपॉन रो हो जाता है, ध्यान रखना, जी अपॉन रो, जी ए अपॉन जी हो जाता है, जी अपॉन ए नहीं होता, ये खूब बार पूछा गया क्वेश्चन ये। हाँ मैं देखो, मैं ना थोड़ा सा अलग से कराता हूं, जैसे बोर्ड पे देखो इधर, मान लिया ये ट्रक है, ऐसे ट्रक है ना, और यहां पे मान लिया ट्रक है और ये चल रहा है ट्रक, भाई बना लेना ट्रक, यहां पे लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है, तो बोर्ड पे देखना भाई, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, अगर जो ये ट्रक एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और आप ट्रक पे बैठे हो, तो ये बताओ यदि मैं इस मास को कंसीडर करूं किसी लिक्विड की ड्रॉप को, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, बताओ किधर लगेगा भाई, पीछे लगेगा, वेरी गुड, पीछे लगेगा। इसका मतलब ये जितने भी पार्टिकल हैं इन पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है, एम ए डिवाइडेड बाय एम, तो एक्सेलरेशन, तो यानी कि इन पर जो फोर्स लग रहा है आप ऐसे समझ सकते हो कि इधर की ओर लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, एम ए लग रहा है, जैसे अगर जो एम जी नीचे की ओर लगता है तो एम ए इधर की तरफ लग रहा है, एम जी यदि नीचे की ओर लगता है तो प्रेशर एम जी एच हो जाता है, यदि फोर्स एम ए इधर लगेगा तो भाई ये बताओ, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, यूं करके, ऐसे ऐसे करके, तो P1 और P2 में कौन सा ज्यादा होगा ये बताओ, P2, कितना ज्यादा होगा P2, P2 जो होगा वो P1 प्लस इसकी लेंथ कितनी मान लू L, L रो A, ये हो जाएगा, जैसे था ना P1 प्लस P2, P2 बराबर P1 प्लस H रो जी, जब नीचे की ओर एक्सेलरेशन G कहा तो H रो जी, तो मैंने इसे L ले लिया, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, P1 प्लस L रो A, एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि यहां पे P नॉट था, तो यदि एक्सेलरेशन उधर की ओर है तो प्रेशर इधर की ओर बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है एम में, तो P नॉट प्लस L रो A, PA बराबर P नॉट प्लस L रो A, ऐसे है, इधर की ओर प्रेशर बढ़ता है। सुनो मेरी बात ध्यान से, mg भी है इसमें, mg किधर लग रहा है भाई, नीचे की ओर, नीचे की ओर, तो नीचे भी प्रेशर बढ़ रहा है mgh, और इधर भी प्रेशर बढ़ रहा है m L रो है, h रो जी नीचे की ओर और L रो है इधर की ओर, जिधर एक्सेलरेशन होगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन उधर प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और इक्वेशन क्या होती है, h रो जी, और जी की जगह ए लिख लो, बस इतना ही है।
सर। समझ में आई भाई बात? ये तो मतलब सर है सर ये पेट्रोल की गाड़ी होती है इसलिए होती बोलता कि प्रेशर कम लगे। अच्छा, हाँ ये बात आप कह सकते हो। हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि ये सिलेंडर जो होता है ना ये सिलिंड्रिकल होता है, नहीं तो एरिया कम हो जाएगा इसका, और क्या है, तो फोर्स कम लगेगा। रेक्टेंगल बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा, ये है बात, है ना। हाँ ये बात भी सही है। वो गोल इस तरीके गोल बनाने का कारण ही यही है, जब वो चलेगा ना तो छलकता है ना वो आगे पीछे, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से सीडो फोर्स लगता है, तो वो गोल इसी तरीके से बनाई जाती होगी। बात तो सही कह रहा है। ये है, समझ में आ गई कोई बात? ये तो हो गया। चलो अब मैं बात कर लेता हूं, इसमें एक दो टर्म दी हुई है, जैसे इसमें दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव। मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा टर्म्स लिखवा देता हूं, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है, जैसे है ना, जैसे मान लिया डेंसिटी तो आपको पता ही है, डेंसिटी तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। इसमें क्या लिख रखा है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? हाँ भाई, जैसे वाटर है, भाई वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी या 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका सिंबल तो कुछ नहीं है, बस आर डी लिख दिया। ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या लिख रखा है इसने, दोनों को सेम ही लिख रखा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अदर लिक्विड, अदर लिक्विड लिखते हैं। सुनो मेरी बात, रिलेटिव डेंसिटी तो ऐसे होती है कि भाई एक के रिस्पेक्ट में एक क्या है ना, रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें हम, बात देख लो, सुन लो, समझ लो, चल लिखो मत, किताब में लिखा हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ नहीं है, मैं एस जी लिख देता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सुन लो मेरी बात, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म्स यूज होती है यदि हम किसी लिक्विड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें। सब ध्यान से सुनना, तो उसका जो रिलेटिव रेशियो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। बोर्ड पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ऑयल है, फॉर एग्जांपल ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे दी उसने, कितनी दे दी, 3.4 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी भाई, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितनी हो जाएगी, 3.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 3.4। नहीं आई बात समझ में? बोलो, इसे तो छोड़ दो, तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस ऑयल की कितनी हो गई भाई, 3.4। हाँ भाई सागर, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 2.7, फाइंड इट्स डेंसिटी। बताना भाई इसकी डेंसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 2.7, फाइंड्स इट्स डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। बताना भाई। सर 2.7 into 10 power 3। वेरी गुड। इस देख ले भाई, क्या नाम है, जुबैर और अंकित बेटा, देखो इधर, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यदि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये ऑयल या किसी भी चीज की डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.7 ऑयल की डेंसिटी अपॉन 10 की पावर 3, यानी कि ऑयल की डेंसिटी इनटू
स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे करते हैं, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम, समझे? कॉपी कर लो तेजी से।